नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लुसेंट बुक 90 डे चैलेंज के तहत आज हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसके तहत हमने भारत के नाम के उद्भव तथा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर चर्चा की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें 4 स्रोत है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। हमने धर्म ग्रंथ में वेद, वेदांग, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए थे। आज से हम बौद्ध और जैन साहित्य के संबंध में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के संबंध में जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। क्या है जातक? क्या है जातक? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ना। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। हीनयान क्या है? हीनयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, जिसका प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है, ठीक है ना। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। इस लाइन में क्या कहा गया है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ठीक है ना। कौन सा ग्रंथ है? भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ये तो हो गए धार्मिक ग्रंथ। आइए अब हम पढ़ते हैं पुस्तकों के बारे में या ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। इनमें देवी देवता व कर्मकांड देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। इनमें क्या? देवी देवता और कर्मकांड देखने को नहीं मिलता। इनमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज देखने को मिलता है। क्या? ऐतिहासिक ग्रंथों में कर्मकांड देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। इसमें क्या? राजनीतिक, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है ना। ऐतिहासिक ग्रंथ में सर्वप्रथम पढ़ते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या? चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अधिकरण मतलब इसके भाग है, ठीक है ना। यह 15 भाग में तथा 180 प्रकरण से समझ सकते हैं कि अध्याय, चैप्टर, है ना। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, है ना। और इसे 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है तथा इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आइए दोस्तों अगली पुस्तक लेते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है कि संस्कृत साहित्य में, है ना, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कल्हण ने किया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, ठीक है ना। इस लाइन में कहा गया है कि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में, है ना, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। राजतरंगिणी में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। यदि पूछ ले कि राजतरंगिणी में कहाँ के शासकों का वर्णन है, तो यहाँ पे बताना कि कश्मीर के शासकों का वर्णन है, ठीक है ना। अरबों की सिंध विजय का वृतांत, है ना, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है, ठीक है ना।
जब अरब भारत में आए और सिंध पे विजय प्राप्त की है ना, उसकी चर्चा चचनामा में की गई है, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद है। ठीक है ना, एक बार और सुन लो। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। क्या कहा गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, और पाणिनि है ना, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। और अष्टाध्यायी में है ना, अष्टाध्यायी नामक बुक में मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। लिपि शब्द का पहली बार उपयोग अष्टाध्यायी में हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कहा गया है कि कात्यायन की गार्गी संहिता, ठीक है ना, गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है ना, गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे। क्या है? पतंजलि पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है ना, पुष्य मित्र शुंग किसके पुरोहित थे? सॉरी, पतंजलि पुष्य मित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य है ना, पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी है उसके पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम महाभाष्य है ना। महाभाष्य से हमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अभी तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत धर्म ग्रंथ तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। अब हम विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों का वर्णन करते हैं। तो आप सोचोगे कि इनसे क्या जानकारी मिलती है। ठीक है ना, उस समय क्या है कि बहुत से यात्री आते थे भारत में शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार तथा राजदूत के रूप में आते थे। उस समय वे कुछ भी चीज़ें भारत के बारे में लिख लेते थे, तो उनसे ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहले भारत में यूनानी रोमन लेखक आए, है ना, तो सर्वप्रथम हम उनके बारे में ही पढ़ते हैं। सर्वप्रथम यूनानी रोमन लेखक है टेरियस। ठीक है, यह एक ईरान का राजवेद था। टेरियस कौन था? ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण यह बुक अविश्वसनीय है। ठीक है ना, टेरियस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह भारत के संबंध में आश्चर्यजनक है ना, जिस कारण से यह अविश्वसनीय है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे यात्री है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है ना, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, ठीक है ना, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेसिक्राट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक है ना, भारत के संबंध में जो लेखक विश्वसनीय है उनमें सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों के विवरण विश्वसनीय है, जिनमें नियार्कस, आनेसिक्राट्स तथा अरिस्टोबुलस प्रमुख है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्या था? मेगास्थनीज क्या था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका, है ना। इंडिका में इसने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है।
एक काम कर। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा गया है। अगले यात्री है डाइमेकस। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है ना। डाइमेकस कौन था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार कौन है? बिंदुसार मौर्य युग के राजा है। ठीक है ना। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है ना। डाइमेकस किसके काल में आया था? बिंदुसार के काल में आया था और जिसने मौर्य युग के बारे में जानकारी दी है। अगले यात्री है डायनोसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। ठीक है ना। डायनोसियस कौन था? मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। यह अशोक के राज दरबार में आया था। इनको याद रखना क्योंकि यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि डायनोसियस कौन था और ये किनके दरबार में आए थे। तो डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। अगले यात्री है प्लिनी। प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। क्या है? प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। ठीक है ना। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में लिखा है। ठीक है ना। प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में लिखा है। अगले यूनानी यात्री है, यूनानी यात्री नहीं है, यह बुक का नाम है। ठीक है ना। बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अगले लेखक या यात्री चीनी लेखक है। ठीक है ना। अगले कौन है? चीनी लेखक या यात्री है। सर्वप्रथम चीनी लेखकों या यात्रियों में फाहियान का नाम आता है। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है ना। फाहियान कब किनके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ठीक है ना। फाहियान ने क्या कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्ध है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान एक चीनी लेखक या यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ठीक है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। अगले चीनी लेखक एवं यात्री है सयुगन। यह 1518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है ना। यह कब आया था? 1500 ईस्वी में। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। सयुगन ने क्या किया? अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां भारत से एकत्रित की। ठीक है। अगले चीनी यात्री एवं लेखक है हेनसांग। अगले चीनी यात्री एवं लेखक है हेनसांग। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है ना। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान किया है। हेनसांग ने क्या किया? हेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा कर सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। ठीक है ना। 629 से जब यह निकला चीन से तो एक वर्ष की यात्रा के पश्चात यह सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ठीक है ना। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक यह भारत में रहा। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के ले जाने के लिए भारत आया था। क्या? हेनसांग बिहार में नालंदा
में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है सियुकी, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसांग ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है सियुकी, है ना, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। एक बार और देख लो। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ठीक है ना, हेनसांग कब आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक यह भारत रहा। उसके बाद 645 ईस्वी में यह भारत से चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसने सियुकी नामक बुक लिखी तथा इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है ना, इसने क्या कहा कि सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हेनसांग जब भारत में अध्ययन करने आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है ना, जब हेनसांग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह क्वेश्चन याद कर लेना क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, यह पूछ सकते हैं ना। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अगले चीनी लेखक या यात्री है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ठीक है ना, इत्सिंग कब आए थे? यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है ना, इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। चीनी लेखकों के पश्चात हम अरबी लेखक या यात्रियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, प्रमुख अरबी लेखक थे अल-बरूनी। ठीक है ना, अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, यह किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। अल-बरूनी ख्वारिज्म ख्यू का रहने वाला था। ठीक है ना, अल-बरूनी कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म ख्यू, जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, का रहने वाला था। किताब अल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसे भारत की खोज भी कहा जाता है, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक को भारत की खोज नामक पुस्तक भी कहा जाता है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है ना। क्या है? किताब अल हिंद या तहकीक ए हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है ना, इसमें इतने सारे अध्याय या इतने सारे विषयों के बारे में जानकारी देता है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसमें क्या है? इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, अल-बरूनी कौन है? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है ना, इन्होंने किताब अल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों की चर्चा की गई है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अगले अरबी लेखक है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? रेहला नामक पुस्तक लिखी है। किसने? इब्न बतूता ने, है ना। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। कौन? रेहला नामक पुस्तक, है ना। रेहला नामक पुस्तक 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में
1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना, किसकी विद्वता से? इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, ठीक है ना। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से, इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इनके अलावा अन्य लेखकों में है तारानाथ, ठीक है ना। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ कौन थे? एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तारानाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की? कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे भारत के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है ना। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पश्चात मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पांड्य देश उस समय दक्षिण में स्थित था, ठीक है ना। पांड्य देश के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। मार्को पोलो का विवरण पांड्य देश के इतिहास के लिए उपयोगी है। अन्य पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, ठीक है ना। जैसे कि प्राचीन भारतीय स्त्रोतों से मिलने वाली जानकारी के संबंध में हमने धर्म ग्रंथ, ठीक है, धर्म ग्रंथ के अलावा हमने ऐतिहासिक ग्रंथ के अलावा हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलने वाली जानकारी के बारे में भी पढ़ेंगे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडरी, एच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्केल, वाल्टर एलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित थे। अपन ने जिनका भी नाम लिया है, ये सभी क्या थे कि भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी, पोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, है ना, क्या बोल रहे हैं? 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोजा कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं, ठीक है। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम कहाँ मिलते हैं? 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, है ना, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर, जो कि विदिशा में स्थित है ना, गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होती है। मध्य भारत में, ठीक है ना, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है, ठीक है ना। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ पे उल्लेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुक्षिप्क की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। दुक्षिप्क की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सोहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट के समय में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, ठीक है ना। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, ठीक है ना। इसे याद रखना कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर कौन थे? ये व्यापारियों के समूह होते थे, ठीक है ना। रेशम बुनकर व्यापारियों के समूह होते थे। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल, है ना, कश्मीरी पुरापाषाणिक पुरा स्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है ना। किसका साक्ष्य मिला? गर्तावास का साक्ष्य। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी, ठीक है ना।
कश्मीरी नवपाषाणी पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, ठीक है ना। गर्तावास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और इस गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है ना। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा गया है? आहत सिक्के कहा गया है। और इन्हीं सिक्कों को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा प्राप्त हुई है। उससे क्या हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होना ज्ञात हुआ है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, है ना। अरिकमेडु कहाँ पे है? पद्दुचेरी के निकट है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, उसके बाद मलाया और उसके बाद जावा से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है, ठीक है ना। इन दोनों शैलियों को मिलाकर कौन सी शैली का निर्माण हुआ है? बेसर शैली कहलाती है ना। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है ना। कौन से? दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, ठीक है ना। पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, ठीक है ना। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़, डोंगेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये सब पंचायतन मंदिर शैली के उदाहरण हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण अभिलेख तथा उनसे संबंधित शासक, ठीक है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख गोमती बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। ठीक है साथियों, आज बस इतना ही। आगे का हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।